हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द बारटॉप यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सोनू कुमार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी में हमें किन किन चीज़ों को कैसे देखना चाहिए, कौन कौन सी रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले प्लांट के बारे में हम देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है, तो ध्यान रखना कि प्लांट कैसे रेस्पायरेशन करता है, श्वसन क्रिया कैसे करता है, फोटोसिंथेसिस करता है तो वो किस तरह से कौन कौन से साइकिल के थ्रू कैसे भोजन का निर्माण करेगा, कैसे प्लांट रूट से वाटर को ऑब्जर्वेशन करेगा, किस प्रोसेस के द्वारा प्लांट की लंबाई बढ़ेगी, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्लांट की लंबाई को बढ़ाते हैं, रूट की लंबाई को बढ़ाते हैं। यानी कहूँ तो पूरे डेवलपमेंट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी बातें हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा है कि प्लांट फिजियोलॉजी के फादर किसे कहते हैं, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो ध्यान रखना, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है वो हमारे पास कहलाते हैं स्टेफन हेल्स। ये आपके कौन है, प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं। इसी तरह से बात करूं तो फादर्स ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, ध्यान रखना किसकी बात आई है, इंडियन के अंदर। तो इंडिया के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर काम करने वाले सबसे ज़्यादा प्रचलित रहने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जेसी बोस। ये दो हमारी चीज़ें मेन हैं कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टेफन हेल्स थे और फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, जेसी बोस को कहते हैं। प्लांट की जितनी भी एक्टिविटी होती है उनके बारे में स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, आपका प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। अब आगे बढ़े तो प्लांट फिजियोलॉजी के बाद में हमारे पास सबसे पहली प्रोसेस आती है प्लांट फिजियोलॉजी में, वो है फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट सन लाइट को यूज करेगा, वाटर को यूज करेगा, CO2 को यूज करेगा और बना देगा क्या हमारे पास, प्लांट अपना फूड का फॉर्मेशन करता है। तो वो सारी मैकेनिज्म आपके पास क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटो का मतलब होता है यहाँ पर लाइट से, कि लाइट का यूज करेगा, और सिंथेसिस का मतलब है टू मैक, कोई ना कोई चीज़ का क्या करना, यहाँ पर फॉर्मेशन करना। किसी न किसी चीज़ का फॉर्मेशन किया जाएगा, यानी किसी न किसी समथिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, तो वो कहलाता है हमें पास क्या, फोटोसिंथेसिस। अब इन्हीं फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले बात करें तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू होती है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब कुछ ऐसी प्रोसेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा, कुछ ऐसी प्रोसेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना और गेन करना, ये दोनों प्रोसेस जब एक साथ होती है तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये तो देख लिया कि दोनों प्रोसेस जब अलग अलग साथ साथ होती है तो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब एक साथ रिएक्शन होती है तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, तो ध्यान रखिएगा जो प्रोसेस या जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसे रिडक्शन कहते हैं। उन्हें किस नाम से जानते हैं, रिडक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन को किसी को देना, डोनेट करना, दाता के रूप में काम करना आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहलाएगा। गेन का मतलब ग्रहण करना, डोनेट का मतलब क्या करना, इनको देना इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या कहलाता है हमारा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि रिडक्शन और जब ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होते हैं तो वो प्रोसेस हमारे पास किस नाम से जानी जाती है, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से है वो यहाँ पर जानी जाती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो हमारे पास हो गया, लेकिन ध्यान रखना कि जो हमारे पास फूड का फॉर्मेशन होगा वो कैसी प्रोसेस होगी है कि, तो वो हमारे पास होगी एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब अंदर से ही कंट्रोल करने वाली रिएक्शन है वो यहाँ होती है। तो ध्यान रखना, रिडॉक्स रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के रूप में है वो हमारे पास होती है।
अब सबसे पहले बात करें कि हमारे पास किन किन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, कैसे काम करता है। तो ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर चाहे हमारे पास कोई भी ग्रीन प्लांट हो, ग्रीन प्लांट होगा तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा तो लाइट को यूज करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करेगा। तो ग्रीन प्लांट का होना ज़रूरी है और वहाँ पर लाइट का होना ज़रूरी है। लाइट की बात करूँ तो सनलाइट होगी। सनलाइट कौन सी, यानी वो लाइट जो विजिबल होती है उसको हम बात करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर CO2 का होना ज़रूरी है और फिर हमारे पास क्या होगा, वाटर। यानी टोटल कहूँ तो इन 4 कंपोनेंट से मिलकर आपका क्या किया जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो यहाँ पर होती है। यानी इन चारों से हमारे पास क्या होगा, ये चारों मिलेंगे और मिलकर आपका जो फूड का निर्माण होता है, यानी कहूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, प्लस आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर क्या होता है, फ्री होता है। और जो कार्बन का या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो रिलीज होता है वो किस मटेरियल के रूप में होता है, तो ध्यान रखना वेस्टफुल प्रोडक्ट के रूप में, वेस्टफुल प्रोडक्ट के रूप में है वो यहाँ पर क्या होगा, आपका रिलीज होगा। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कैसा होगा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट के रूप में होगा। जो यहाँ पर CO2 है ये सारे कैसे हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर कि इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करना या कन्वर्जन होना क्या कहलाता है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो यहाँ पर कहलाती है। या फिर इतना कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट या फिर कहूँ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक लाइट की हमें केमिकल एनर्जी, वो क्या कहलाएगी आपके पास, फोटोसिंथेसिस। या फिर ये भी हम इस फोटोसिंथेसिस में कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन द ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। यानी क्या कहा कि प्रेजेंस ऑफ लाइट इन द ग्रीन प्लांट, ठीक है, और क्या करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा, तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में हमने 4 कंपोनेंट लिखे हैं। वाटर की ज़रूरत होती है, CO2 की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है और ग्रीन प्लांट में हमने लिख दिया है कि हमें किसकी ज़रूरत होती है, क्लोरोप्लास्ट की यहाँ पर ज़रूरत होती है। लेकिन ध्यान रखना कि वाटर के लिए जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का जो रिसोर्सेज होता है या फिर फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर प्रोवाइड होता है उसका सबसे मेन रिसोर्सेज है वो हमारे पास कौन सा होता है, आपका रेनफॉल होता है। यानी बारिश के द्वारा वाटर है वो प्लांट तक पहुंचता है और प्लांट तक वाटर यानी रेनफॉल होगा। रेनफॉल वाटर है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, आपका सोयल में प्रेजेंट रहेगा और सोयल के अंदर क्या होगी, आपकी रूट होगी और रूट पर क्या बनेंगे, आपके रूट हेयर फॉर्मेशन होगा और रूट हेयर है वो वाटर का क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और ऑब्जर्वेशन करके यानी कि क्या करेंगे, वाटर है वाटर क्या होगा, आपका अपटेक होगा और वाटर अपटेक होकर कहाँ पर पहुँच जाएगा, आपके पास यहाँ पर ये प्लांट के पास पहुँच जाएगा और प्लांट में भी कहाँ पहुँच जाएगा, आपके पास लीफ के पास पहुँच जाएगा। लीफ भी कौन सी होगी, आपके पास ग्रीन लीफ है वो होती है। तो ये रेनफॉल के द्वारा हो गया। दूसरी चीज़ आती है कि CO2 ध्यान रखना कि एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास 2 प्रकार की CO2 है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी CO2 हो सकती है, एक तो वो CO2 होती है जो हमारे पास एयर के अंदर प्रेजेंट रहती है, उसे तो हम किस नाम से जानते हैं यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक CO2 कहते हैं। लेकिन जो दूसरी CO2 होती है जो क्या होती है, रेस्पायरेशन के द्वारा रिलीज हुई होती है बॉडी के अंदर, उनको हम यहाँ पर कहते हैं, हमारे पास कौन सी CO2 है, रेस्पायरेशन ऑफ लिविंग सेल। जब रेस्पायरेशन होगा लिविंग सेल्स के अंदर उस टाइम हमारे पास जो CO2 रिलीज होगी उन CO2 को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका मेटाबॉलिक CO2 कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो CO2 होती है वो कितने टाइप्स की देखने को मिलती है, हमें 2 टाइप्स की है वो यहाँ पर देखने को
मिलती है। दो टाइप की कौन कौन सी हो सकती है? आपके पास वो CO2 जो क्या करती है, आपके पास एक तो एटमॉस्फेरिक के रूप में काम करती है, और दूसरी CO2 होती है वो आपके पास कैसी होती है, एक मेटाबॉलिक के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। यानी एयर में रही एटमॉस्फेरिक CO2 कहेंगे, और जो हमारे पास मेटाबॉलिकली या रेस्पायरेशन के थ्रू रिलीज होने वाली होती है CO2 लिविंग सेल्स के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मेटाबॉलिकली CO2 के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब अगले आता है हमारे पास वो फैक्टर कौन सा है, आपका लाइट का फैक्टर है, कि लाइट हमारे पास कैसी होती है, कहाँ से हमारे पास बनती है, यानी कहूँ तो किसकी बात है हमारे पास अब लाइट के ऊपर है, वो हम बात करते हैं। तो लाइट को ध्यान में रखना, लाइट में हम क्या कह सकते हैं कि लाइट का सबसे मेन सोर्स जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, आपका सन होता है। जो मेन सोर्सेज आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सन मिलेगा, यानी सन के द्वारा है वो आपका है एनर्जी है, वो लाइट है, वो क्या की जाएगी, ऑब्जर्वेशन की जाएगी, अब्जॉर्ब की जाएगी या फिर अवशोषित की जाएगी, जिससे है वो हमारे पास क्या होता है कि ये लाइट जो है, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी लाइट हमारे पास किस फॉर्म में मिलती है हमें, एनर्जी के फॉर्म में है, वो हमारे पास यहाँ पर लाइट है वो आपकी मिलेगी, इतना ध्यान रखना। और लाइट बनी किससे होती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर कि लाइट इज मेड अप किससे, फोटोन से। तो हमने देखा लाइट किससे बनी होती है, मेडअप किससे होती है, बनी हुई होती है हमारे पास फोटोन से। अब फोटोन की बात करें तो फोटोन ऑफ एनर्जी, या फोटोन में जो एनर्जी होती है किस फॉर्म में होती है, तो ध्यान रखना हमेशा ही वो एनर्जी आपके क्वांटा के रूप में एनर्जी होती है, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। यानी लाइट होगी वो आपको कैसे होगी, एनर्जी के सोर्स के रूप में होगी। अब एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी कैसे होगी आपके पास है, फोटोन में होगी, ठीक है, फोटोन्स के रूप में होगी, और उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, क्वांटा कहते हैं। क्वांटा सोम्स तो हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस या फिर सीधा कह सकते हैं हमारे पास किसी होगी क्वांटा के रूप में है, वो एनर्जी वो प्रेजेंट रहती है, फोटोन प्रेजेंट रहता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो फोटोन होते हैं वो हमारे पास दो तरीके से काम करते हैं। एक होता है वो हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल के रूप में काम करेगा, और दूसरा होता है वो हमारे पास कैसे काम करेगा, यहाँ पर वेव के रूप में काम है वो करता है। अब वेव के रूप में काम करे, चाहे वो पार्टिकल्स के रूप में काम करे, किसी भी तरीके से करे, लेकिन जो लाइट की स्टडी करना होता है, लाइट के बारे में स्टडी करना या लाइट के बारे में टोटली देखना, तो यहाँ पर कहूँ कि स्टडी ऑफ लाइट क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ लाइट क्या कहलाता है आपके पास यहाँ पर, स्पेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या होगा आपके पास यहाँ पर लाइट है वो स्पेक्ट्रॉन के रूप में है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि चाहे वो एनर्जी हो, हमेशा ही एनर्जी और जो वेवलेंथ होती है वो एक दूसरे से इनवर्स प्रोपोर्शनल रहती है, कि जहाँ पर एनर्जी बढ़ेगी वहाँ पर वेवलेंथ कम होगी, जहाँ एनर्जी कम होगी वहाँ पर क्या होगा, वेवलेंथ ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना प्लांट है वो कौन सी लाइट को ज़्यादा यूज करता है, तो वो भी ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा प्लांट लाइट को यूज करेगा वो हमारे पास जो विजिबल लाइट होती है, यानी जिसमें प्लांट को अपने को आसानी से दिखाई देता है। जैसे विजिबल लाइट में बात करूँ, VI विब ग्योर, ये जो लाइट होती है उसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस आसानी से करता है, यानी इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेकर आपके पास 700 नैनोमीटर की लाइट होती है बीच में, वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। जब 400 नैनोमीटर की लाइट होती है इसमें एनर्जी क्या है आपका ज़्यादा है, लेकिन लैम्डा से जो वेवलेंथ दिखाते हैं वो क्या है आपकी
कम है, लेकिन 700 नैनोमीटर वाली लाइट में एनर्जी तो कम है, लेकिन आपकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे हम इधर 700 नैनोमीटर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी एनर्जी कम होती है और जो वेवलेंथ होती है वो आपकी क्या होती जाती है, यहाँ पर बढ़ती हुई जाती है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि विबग्योर यानी विजिबल लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगा। 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की लाइट होती है वो आपके पास है, क्या कहलाती है, विजिबल लाइट कहलाती है। अब ध्यान रखना एक चीज़ और यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखना जो रेड लाइट है उनमें देखने को मिलेगी, उसके बाद में आपके पास जो ब्लू लाइट है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और फिर आपके पास ग्रीन प्लांट होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम रूप से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के साथ एक चीज़ और आती है कि मैक्सिमम लाइट का ऑब्जर्वेशन कौन करता है, मैक्सिमम लाइट का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ध्यान रखना लाइट सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगी ब्लू, फिर उसके बाद में होगी रेड, और उसके बाद में आपके पास कौन सी होगी, ग्रीन लाइट ऑब्जर्वेशन होगी। और इसी के साथ साथ मैक्सिमम एक चीज़ और रह जाती है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो मैक्सिमम CO2 का ऑब्जर्वेशन कौन करता है, ऑब्जर्वेशन कौन करता है, कौन सी लाइट में सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा लाइट में रेड में होगा, फिर आपका ब्लू में होगा, और फिर आपका किस में होगा, यहाँ पर ग्रीन में होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर ये 4 चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मेन है, इस चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ये कौन सी लाइट कब ऑब्जर्वेशन होती है, कैसे होती है, किस तरह से ये होती है। तो ये सारी चीज़ें, पहली आ गया मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, दूसरा आ गया मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, और तीसरा भाग आपके पास यहाँ पर आ गया कौन सा, CO2 का ऑब्जर्वेशन। ये तीनों चीज़ों को आपको मेनली याद है यहाँ पर रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ के रूप में बात करूँ तो। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है आपका तीसरा लास्ट भाग, जिसको आपने क्या कहा है यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट का है। तो क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो होता है कि एंडो सिम्बायोसिस प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर ओरिजिन है वो होता है। सिम्बायोसिस प्रोसेस कैसी होती है, तो उसके ऊपर हम बात करें तो ध्यान रखना, एंडो का मतलब अंतःग्रहण, सिम्बायोसिस का मतलब साथ साथ रहने वाली प्रोसेस होगी, उसके द्वारा क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन होता है। जैसे कहूँ तो कोई प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल से आपस में मिल गई और मिलकर रहने लग गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडो सिम्बायोसिस प्रोसेस के द्वारा आपका क्या होता है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन है वो होता है। अब टोटली देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन चलो किसके द्वारा हुआ, इस हमारे पास है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक मेथड से हुआ, और जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एंडोसिम्बायोसिस प्रोसेस के द्वारा। जैसे मैं कोई एग्जांपल के रूप में लिखूं तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की आउटर लेयर है, फिर उसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की कौन सी लेयर आ गई, इनर लेयर आ गई। अब क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ध्यान में रखना किसकी नेचर की होते हैं, हमेशा यूकैरियोटिक नेचर की होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा ही किस नेचर की होती है, आपका प्रोकैरियोटिक नेचर की है, वो यहाँ पर पाई जाती है। और जब ये इनर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है, इसीलिए इसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्या होता है, आपका DNA प्रेजेंट रहता है। कुछ इसमें हमारे पास यहाँ पर थैलेकोइड प्रेजेंट रहते हैं, और थैलेकोइड आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद में हमारे पास ग्रेनल बन या ग्रेना का निर्माण करते हैं। ये आपस में हमारे पास क्या है, आपके टोटल जो कॉम्प्लेक्स बना है ये आपके पास क्या कहलाता है, यहाँ पर ग्रेना या ग्रेनम कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका ग्रेनम कहलाता है। और जो एक अकेला सिंगल पार्ट होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, यहाँ पे थाइलेकोइड के नाम से जाना जाता है। बचा हुआ जो ये लिक्विड पार्ट है ये आपके पास क्या कहलाता है, यहाँ पर स्ट्रोमा कहलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्ट्रोमा ही होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट रहता है। और बाकी इसमें आपका क्या होता है, राइबोसोम है
वो प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम कितना 70s का होता है। और इसमें हमारे पास कुछ पॉलीमरेज होते हैं, वो प्रेजेंट यहाँ पर रहते हैं। और जो डीएनए होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस डीएनए के अंदर कुछ जीन होते हैं। जैसे मैं बात करूँ VIPI जीन्स है, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। इसके साथ साथ कुछ जीन्स होते हैं, जैसे लिखा PSBD जीन होता है। उसके साथ साथ हमेशा ध्यान रखना एक PSBA जीन है, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। इसका मेन काम होता है डी जीन का, वो ध्यान रखना क्या करना, D2 प्रोटीन का निर्माण है, वो यहाँ पर किया जाता है। और ए जीन होता है, इसका मेन काम होता है आपका यहाँ पर कौन सी प्रोटीन बनाना, D1 प्रोटीन है, उसका यहाँ पर फॉर्मेशन है, वो किया जाता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा, स्ट्रोमा होगा, और हमारे पास ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके ग्रेना भाग होंगे। ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ भाग रहेगा। जुड़े हुए भाग को हम यहाँ पर कहें तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रोमल लेमिला या लेमिली के नाम से है, वो यहाँ पर जाते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करता है, यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, और ये एक दूसरे को आपस में जोड़ने का काम है, वो करता है। तो ये कुछ था हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि किस किस तरह से होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इसके क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो हमें कैसी दिखती है, किस तरह से इसमें लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन चलती है, और मेन जो अर्थ पर सबसे अबंडेंट एंजाइम रूबिस्को होता है वो कैसा होता है, उन सभी के ऊपर है वो हमारी बातें रहेगी। तो देखना ना भूलना, फोटोसिंथेसिस या प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड लेक्चर मिलेंगे। कंटिन्यू हम प्लांट फिजियोलॉजी को है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करने का कहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।